बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब किसी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा होता है तो दो तरीके से किसी शख्स के पास जायदाद जाती होती है जब वो उस पे कब्ज़ा करता है। एक तो वो अनलॉफुली ट्रेसपास करता है, जब उस जायदाद के अंदर वो घुसता है और अनलॉफुली ट्रेसपास करता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर उसको किसी भी वजह से उस जायदाद की पोजीशन दी गई हो और वो उस पोजीशन को गलत इस्तेमाल करते हुए उस जायदाद पर काबिज़ हो जाए। अब दोनों सूरत हाल बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हमारी चूँकि कानून से वाकफियत नहीं होती तो हम उस चीज़ को मिक्सअप कर जाते हैं और हमें हमारी जो रिक्वायर्ड रिलीफ है वो अदालतों से नहीं मिलती। जब आप किसी को रेंट के ऊपर अपनी कोई मकान, जायदाद, दुकान कुछ भी दे रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप उसके साथ जब वो एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं करते और उससे आप अपना मकान या दुकान जो भी है वो खाली करवाना चाहते हैं तो उसके पास दो रेमेडीज़ होती हैं। एक तो उसके पास लीगल रेमेडी होती है कि वो जाकर रेंट पिटीशन करे और रेंट कंट्रोलर के पास जाकर अपने हकूक़ की इन्फोर्समेंट करवाए। लेकिन दूसरा तरीका उसके पास ये होता है कि वो अनलॉफुली उस पोजेशन को जो है ना वो इख्तियार कर जाता है और वो आपको जो है ना सिम्बॉलिकली वो डिस्पोजेस कर देता है। जब वो आपको सिम्बॉलिकली डिस्पोजेस कर देता है और आपको किराया भी नहीं देता तो आपके पास जो है एक रास्ता जो होता है वो होता है रेंट कंट्रोलर के पास जाकर अपनी इजेक्टमेंट पिटीशन डालने का। लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखें तो दूसरी साइड पर आप देखें कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर जाता है तो उसके पास बहुत कम जो है ना रेमेडी होती है कि वो अपनी प्रायर पोजीशन को साबित कर सके। अगर आप अदालत में जाकर जब आप उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हैं जिसमें 3-4 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कार्रवाई है, उसके ख़िलाफ़ FIR है ट्रेसपास की, जब वो आप करते हैं तो आपने प्रायर पोजीशन को साबित करना होता है। जब आप अपनी प्रायर पोजीशन को साबित कर लेते हैं तो उसके बाद आपने उस ऑफेंस यानी डिस्पोजेशन को साबित करना होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप साबित नहीं कर पाते इसलिए आपको जो है आपकी रिलीफ नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे बहुत सारी जो है वो प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। प्रिकॉशंस जो हैं वो ये है कि आपने ख्याल रखना है कि आपने किस सीमत जाना है और आपने कौन सी रिलीफ लेनी है। लेकिन लिमिटेशंस ये हैं कि अब हो सकता है कि ये शख्स आपका को शेयरर हो, उसके साथ में कोई ज़मीन हो, उसके साथ में कोई घर हो, रेवेन्यू में उसका इंतकाल आ रहा हो, उसकी मलकियत आ रही हो, ये उसकी एक लिमिटेशन है। तो आपने देखना होगा कि क्या ऐसी कोई बात तो है नहीं, तो फिर आपने उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी इख्तियार करनी पड़ेगी आपको। तो वो फिर आपका पार्टीशन रेमेडी होगी, ठीक हो गया। या इस तरह जो है फिर आपको सिविल सूट करना पड़ेगा जिसमें आपने अपनी लॉफुल पोजेशन और फिर डिस्पोजेशन को साबित करके आपने जो है उससे अपनी पोजेशन जो है वो विड्रॉ करानी होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें सबसे जो क्रूशल जो पॉइंट है वो है लॉफुल पोजेशन और डिस्पोजेशन। अब हर बंदा लॉफुल पोजेसर नहीं होता, लेकिन हर बंदा अनलॉफुल जो है वो पोजेसर भी नहीं होता। और इसी तरह जो डिस्पोजेशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अनलॉफुल हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को डिस्पोजेस अगर किया जाए तो वो ये जो है ना सोचे, या जो डिस्पोजेस करने वाला है वो ये सोचे कि ये तो मालिक ही नहीं है। कानून में डिस्पोजेशन के लिए मलकियत का कोई जो है वो नहीं है कि आप मालिक होंगे तब किसी के ख़िलाफ़ आप डिस्पोजेशन की कार्रवाई कर सकेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कानून में ये ज़रूरी है कि आप लॉफुल पोजेशन में थे, यानी किसी कानूनी तरीके से आपको जो है आपका कब्ज़ा आपको मिला था और उस कब्ज़े से आपको किसी ने डिस्पोजेस किया है। चाहे आप उसके बाद 3/4 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का इस्तेगासा करें, चाहे आप ट्रेसपास की कार्रवाई करें, चाहे आप सेक्शन 9 का दावा करें, चाहे आप सिर्फ मलकियत की बुनियाद के ऊपर सेक्शन 8 का दावा करें। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ गया होगा।